दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको आयरन मैन मूवी की एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। इसको ध्यान से देखिए। इस वीडियो क्लिप में आपने देखा कि टोनी स्टार्क ने एक न्यू एलिमेंट की डिस्कवरी की जिसको वो अपने आर्क रिएक्टर में यूज़ करने वाला था। आयरन मैन मूवी का ये कंसेप्ट जिसमें हमारे आयरन मैन ने एक न्यू एलिमेंट को अपने लैब में बनाया, ये हम सब साइंस लवर के दिमाग में एक क्यूरियोसिटी को पैदा करता है कि क्या हम भी आयरन मैन की तरह अपने लैब में न्यू एलिमेंट बना सकते हैं। और क्या ये जो पेरियोडिक टेबल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, क्या इसमें एलिमेंट्स के नंबर को हम इंक्रीज कर सकते हैं? क्या हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो सकते हैं? क्या हम अनऑब्टेनियम को ऑब्टेन कर पाएंगे? चलिए इसको हम पूरा डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो देखिए, हर एलिमेंट की आइडेंटिटी होती है उसके अंदर मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जैसे कि कार्बन एटम को देखिए, इसके न्यूक्लियस में टोटल 6 प्रोटॉन्स होते हैं और इसके साथ यूजुअली 6 न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। ऐसे ही हाइड्रोजन को देखिए, इसमें 1 प्रोटॉन होता है। हीलियम को देखिए, इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं। और ऐसे ही बाकी के एलिमेंट्स को आप नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो पूरी पेरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बेसिस पर आप इन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हो कि अगर इसमें 1 प्रोटॉन है तो वो हाइड्रोजन हुआ, अगर इसमें 2 प्रोटॉन है तो वो हीलियम हुआ, 3 प्रोटॉन है तो लिथियम। ऐसे ही ये लिस्ट कंटिन्यू चलती जाती है। पर यहाँ पर एक हल्का सा वेरिएशन होता है। अगर किसी 2 एलिमेंट्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम हो, लेकिन अगर उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कम या फिर ज़्यादा हो, तो ऐसे केस में हम इनको कहते हैं आइसोटोप्स। तो अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग आइसोटोप होते हैं। जैसे कार्बन के पास 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, जिसमें से कार्बन 12 और कार्बन 13 स्टेबल होते हैं और कार्बन 14 रेडियो एक्टिव होता है। इसकी हाफ लाइफ लगभग 5700 ईयर्स होती है। मतलब कार्बन 14 को आधे अमाउंट में डिके होने में इतना समय लगता है। इसलिए कार्बन 14 की मदद से हम कार्बन डेटिंग कर पाते हैं और पुरानी चीज़ों की एज को पता कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब जैसे जैसे एलिमेंट हैवियर होते हैं, मतलब जैसे जैसे हम पेरियोडिक टेबल में हायर एटॉमिक नंबर की तरफ जाते हैं, तो एलिमेंट अनस्टेबल हो जाते हैं। इसके लिए मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। दरअसल इस ग्राफ को हम कहते हैं वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी। यहाँ पर जो आप ब्लैक लाइन देख रहे हो, दरअसल ये एलिमेंट्स के स्टेबल आइसोटोप हैं और बाकी सब यहाँ पर रेडियो एक्टिव होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब प्रोटॉन का नंबर 82 से ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पर ये वैल्यू खत्म हो जाती है। पर आखिर यहाँ पर 82 के बाद स्टेबल आइसोटोप्स खत्म क्यों हो जाते हैं, तो इसके लिए हम थोड़ा और डीप में चलते हैं। अब हम यहाँ पर फिजिक्स के फोर्सेस को समझते हैं। हमको न्यूक्लियस के अंदर फोर्सेस को समझना होगा। तो बेसिकली यहाँ पर 2 फोर्सेस का पूरा खेल है। पहला है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और दूसरा है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को आपस में जोड़ कर रखता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करता है, बेसिकली वो रिपल्सन क्रिएट करता है। हम जानते हैं कि प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और 2 प्रोटॉन्स के पास सेम चार्ज होने की वजह से उनके बीच में रिपल्सन होगा। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन है वो प्रोटॉन्स को एक दूसरे से दूर धकेलता है, क्योंकि दोनों के पास सेम चार्ज होता है। तो देखिए, जब हम हायर एटॉमिक नंबर की तरफ बढ़ते हैं, मतलब जब हमारे पास हैवियर एलिमेंट होता है, तो प्रोटॉन्स का अमाउंट बढ़ता है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि यहाँ पर हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हार जाता है। और जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हार जाएगा तो इसके रिजल्ट में क्या होगा कि हमारा जो एलिमेंट है वो अनस्टेबल हो जाएगा और वहाँ पर रेडियो एक्टिव डिके शुरू हो जाएगा। सो हायर एटॉमिक नंबर के केस में हमारे एलिमेंट स्टेबल नहीं होते और रेडियो एक्टिव डिके करते हैं। पर न्यूक्लियर फिजिक्स का एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट जिसको हम कहते हैं आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी, दरअसल ये हमारे सामने कुछ सुपर हैवी एटॉमिक न्यूक्लियस के ग्रुप को प्रेजेंट करता है, जो कि हैवी एटॉमिक न्यूक्लियस होने के बावजूद भी अदर हैवी एलिमेंट से ज़्यादा स्टेबल हैं और उनकी लॉन्गर हाफ लाइफ है। दरअसल ज़्यादातर सुपर हैवी न्यूक्लियाई स्टेबिलिटी के समुद्र की तरह हैं, लेकिन कुछ न्यूक्लियाई उनमें से ऐसे होते हैं जो कि स्टेबल होते हैं। तो वो मेटाफोरिकली उन समुद्र में एक्सेप्शंस हैं, इसलिए उनको आइलैंड कहा गया है। जैसे कि एलिमेंट नंबर 114 एंड एलिमेंट नंबर 112 की स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन ये आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी ज़्यादा हैवियर एलिमेंट के केस में हमने फुल्ली डेवलप नहीं किया,
क्योंकि इन न्यूक्लियाई को सिंथेसिस करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो अब यहाँ पर एक और सवाल है कि क्या हम कभी 118 से आगे एलिमेंट बना सकते हैं? साइंटिस्ट कहते हैं कि हाँ, बिकॉज अभी मैंने आपको बताया कि आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी अलाउ करती है कि यहाँ पर कुछ सुपर हैवी आइसोटोप हो सकते हैं जिनकी हाफ लाइफ अनएक्सपेक्टेडली हाई हो। पर यहाँ पर भी एक लिमिट है। दरअसल रिचर्ड फिनमैन ने एक फेमस थॉट एक्सपेरिमेंट किया था क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, जो कि बेसिकली फंडामेंटल लिमिट को सेट करता है कि कितना हाई एटॉमिक नंबर हो सकता है। स्पेशली उन्होंने एटॉमिक नंबर 137 का केस लिया। उन्होंने बोर मॉडल के रिलेटिविस्टिक वर्जन एंड फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट का यूज़ किया, जिसको हम अल्फ़ा बोलते हैं। देखिए, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1/137 होती है। अब देखिए, बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन के उसके लोएस्ट ऑर्बिट के अराउंड वेलोसिटी इस फॉर्मूले से दी जाती है, v = z अल्फ़ा × c। अब यहाँ पर z की वैल्यू हमने 137 ली है, अल्फ़ा की वैल्यू हम जानते हैं 1/137 है। तो जब हम ये कैलकुलेशन करते हैं तो ये कैलकुलेशन हमको ये रियलाइज़ कराती है कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाएगी, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी पार्टिकल जिसके पास मास होगा वो कभी भी स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रैवल नहीं कर सकता। और अगर हमारे एटॉमिक नंबर की वैल्यू 137 से ज़्यादा है तो देन इलेक्ट्रॉन की स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा हो जाएगी, जो कि फिजिकल लॉज को वायलेट करती है। तो इसी कारण 137 नंबर से ज़्यादा एटॉमिक नंबर होना इस मॉडल के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब इसमें फुल क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स करेक्शन की गई और न्यूक्लियस के फाइनाइट साइज को अकाउंट किया गया, तब ये पाया गया कि इंस्टेबिलिटी इज़ अराउंड 173 के आसपास आ सकती है। जब आपके जेट की वैल्यू 173 से ज़्यादा होगी तब आपकी इक्वेशन में इमेजिनरी नंबर देखने को मिलेगा, जो कि फिजिकली इनकंसिस्टेंट है। तो इट मीन्स मॉडर्न कैलकुलेशन ये बोलता है कि 172 प्रोटॉन्स के अराउंड तक के एलिमेंट बन सकते हैं। ये सारे थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है, लेकिन यहाँ भी एक सिंप्लीफिकेशन है। अभी के साइंस के हिसाब से पीरियोडिक टेबल शायद 172 एटॉमिक नंबर पर ख़त्म हो सकती है, पर उसके आगे क्या? कुछ थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट ये बोलते हैं कि अगर एलिमेंट बहुत ही हैवी हो जाएं तो वो नॉर्मल एटम्स नहीं रहेंगे, बल्कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं वो और भी ज़्यादा टूट कर अप एंड डाउन क्वार्क्स बन जाएंगे। एक तरीके से ये क्वार्क सूप कहलाएगा। पर अभी एक सवाल ये भी आता है कि आखिर एलिमेंट कहाँ से आते हैं? तो देखिए, हमारा जो अर्ली यूनिवर्स था उसमें केवल हाइड्रोजन और हीलियम ही थे, और बाकी के जितने भी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट हैं वो नॉर्मली फ्यूजन प्रोसेस के दौरान बने। और फ्यूजन प्रोसेस नॉर्मली किसी भी स्टार की लाइफ के दौरान होती है। तो जब पुराने स्टार से न्यू स्टार बनते हैं तो इस प्रोसेस के दौरान आयरन तक के एलिमेंट्स का फॉर्मेशन होता है, और आयरन ही वो लार्जेस्ट एलिमेंट है जो कि फ्यूजन प्रोसेस से बनता है। लेकिन अब आयरन से बड़े एलिमेंट कहाँ से आते हैं? तो बेसिकली इसका आंसर है कि कुछ स्टार्स नॉर्मल प्रोसेस के द्वारा खत्म नहीं होते। कुछ स्टार कंटिन्यूसली एक क्रिटिकल पॉइंट के बियॉन्ड कोलैप्स होते रहते हैं, एंड देन सडनली उनमें एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है, और ये स्टार एक्सप्लोजन के दौरान हैवियर एलिमेंट बनते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है सुपरनोवा, और इस प्रोसेस के दौरान यूरेनियम तक के एलिमेंट्स का फॉर्मेशन होता है। पर हमको कैसे पता कि यूरेनियम से ज़्यादा एलिमेंट नहीं बन पाए? तो इसका आंसर है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। दरअसल हर एक न्यूक्लियस एक यूनिक सेट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को जनरेट करता है। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फिंगरप्रिंट। तो हम अपने पावरफुल टेलीस्कोप से पूरे यूनिवर्स में स्पेक्ट्रल सिग्नल्स को देखते रहते हैं, और हमको यूरेनियम से हैवी एलिमेंट नहीं मिला। एंड इसका रीज़न क्या है कि 92 से ऊपर के न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं और उनका शॉर्ट लाइफ होता है। इसलिए हम उन एलिमेंट्स को लेबोरेटरी में बनाते हैं फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एंड फाइनली जो काफ़ी हैवी एलिमेंट हैं, भले ही वो अनस्टेबल हो, भले ही वो अपने क्वार्क्स में टूट जाएं, लेकिन ये फॉर्मेशन शायद सिर्फ सुपरनोवा या न्यूट्रॉन स्टार जैसी एक्सट्रीम कंडीशन में बन सकता है। ये एलिमेंट्स नहीं होंगे, पर ये सुपर हैवी मैटर हो सकता है जो कि स्टेबल भी हो। तो दोस्तों, अनऑब्टेनियम शायद सिर्फ आपको साइंस फिक्शन मूवीज़ में ही मिले, लेकिन साइंस हमें 172 एटॉमिक नंबर तक ले जा सकता है, और शायद उसके भी आगे क्वार्क मैटर के साथ। आपको क्या लगता है, क्या हम कभी इन सुपर हैवी एलिमेंट्स को डिस्कवर कर पाएंगे? अपने जवाब कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लिए, ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोस और अपडेट आपसे मिस ना हो पाए।